हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वी आर बैक विद अवर न्यू लेक्चर। और ये जो लेक्चर है ये है पार्ट 3 लाइफ प्रोसेस का। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डाइजेशन क्या होता है, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से उसको देख सकते हो। और आज हम इस लेक्चर में समझे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले सबसे पहला दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेस्पिरेशन होता है ना, आपके लिए अभी आपको पता होगा रेस्पिरेशन, मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है रेस्पिरेशन को लेके कि रेस्पिरेशन, उनको लगता है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है यहाँ पे क्या, सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और CO2 को बाहर निकालते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप रेस्पिरेशन को लेके, ठीक है, थोड़े से यहाँ पे सही हो और थोड़े से गलत हो। गलत तो नहीं बोलेंगे, इसे इसे बोलेंगे हम यहाँ पे आप इनकम्प्लीट हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपने बोला क्या कि ऑक्सीजन को अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाला, ये एक टाइप पे सही भी है और एक टाइप पे इनकम्प्लीट भी है। रेस्पिरेशन के अंदर ये जो चीज़ है, ठीक है, क्या यहाँ पे हम एक जब ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हो CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, ये एक उसका पार्ट है। क्या है ये? एक सिर्फ पार्ट है, एक स्टेप है। और रेस्पिरेशन के अंदर यहाँ पे क्या क्या आता है मैं बताता हूँ। जो आपने सोचा था यहाँ पे क्या कि हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, इसको हम ब्रीदिंग बुलाते हैं, जो रेस्पिरेशन के अंदर आता है ना। और रेस्पिरेशन में एक और चीज़ आती है कि यहाँ पर उसी ऑक्सीजन से, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है? ग्लूकोज। ठीक है, किसमें? एक सिंपलर फूड में, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे एनर्जी मिलती है, जिसको हम यहाँ पे ATP बुलाते हैं। जब ये दोनों स्टेप मिल जाते हैं ना, ठीक है, टर्न है, उसको हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं? यहाँ पे रेस्पिरेशन बुलाते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगी व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। तो चलो इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। रेस्पिरेशन। सबसे पहले तो आप ये लिखो, रेस्पिरेशन जो है एक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in living organism which involves, अब मैंने आपको वो दो स्टेप बताए थे, कौन कौन से? पहला तो ब्रीदिंग, और दूसरे में क्या होता है यहाँ पे दूसरे में ग्लूकोज टूट जाता है। और जब वो टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, सिंपलर फूड जब टूटता है, ठीक है, सिंपलर फूड में टूटता है, देन हमें ATP मिलती है। देन क्या होता है? ये दोनों को मिला के एक स्टेप, दोनों को मिला के क्या बनता है यहाँ पे? रेस्पिरेशन, विच इन्वॉल्व्स फर्स्ट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब आप समझ लो, यहाँ पे ब्रीदिंग का मतलब होता है यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। गैसेज एक्सचेंज, intake of oxygen from the atmosphere and release of CO2। एंड जो दूसरा प्रोसेस है उसमें ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे सिंपलर फूड का, और ब्रेक डाउन के बाद क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम यहाँ पे ATP बुलाते हैं, और CO2 भी प्रोड्यूस होती है। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड in order to release energy inside the cell। आज आप अच्छे से कॉपी ले लीजिए, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ लिखना है, ठीक है। और ये जो वीडियो होगी कम से कम 40-50 मिनट की होगी, और अच्छा खासा हम इसमें लिखेंगे। आज नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं यहाँ पे। अब आपने समझ लिया यहाँ पे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। चलिए अब एक जरा छोटी सी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पाथवे बनाते हैं, ठीक है, जो आपकी NCERT में भी गिवन है।
इस पाथवे को अब हम समझेंगे यहाँ पे कि ये पाथवे है क्या। तो एक फ्लो चार्ट को हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अब एक फ्लो चार्ट को हम यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे, जिसको हम अलग अलग पाथवे में लेके जाएंगे। लाइक एक जगह एक पाथवे होगा जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, एक जगह होगा जहाँ पे हम ऑक्सीजन का भरपूर यूज करेंगे, और एक जगह होगी जहाँ पे ऑक्सीजन यूज तो करेंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं किसका, ग्लूकोज का, बाय वेरियस पाथवे। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है सिंपल फूड का कहाँ पे, सेल के अंदर, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी ग्लूकोज टूटेगा ना, तो वो कहाँ टूटेगा, हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा। कहाँ टूटेगा वो, साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा वो, सेल के। तो बना लेते हैं एक बार यहाँ पे डायग्राम। हमें पता है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है उससे बुलाते हैं हम यहाँ पे क्या, C6H12O6। और ये मैंने कम से कम 3 लेक्चर्स में बताया आपको। लाइव प्रोसेस का एक लेक्चर था और केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का भी एक लेक्चर था, और ये भी कहा था कि इसको अच्छे से याद कर लेना। C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बुलाते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे, जो ग्लूकोज था ना, ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसके अंदर कितने यहाँ पे कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है, वो जो 6 कार्बन ग्लूकोज होता है ना, वो टूट के 3 कार्बन का एक कंपाउंड, एक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे हम यहाँ पे बुलाते हैं पायरुविक एसिड। क्या बुलाते हैं यहाँ पे, पायरुविक एसिड। क्या बुलाते हैं हम यहाँ पे, पायरुविक एसिड। अब देखो, याद रखना हमेशा, क्या याद रखना आपको, जब भी ग्लूकोज टूटेगा ना तो एनर्जी रिलीज होगी। मैंने आपको ये एक लेक्चर में भी बताया था, क्या यहाँ पे मैंने आपको बताया था, एक मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जब भी एक सब्सटेंस, ठीक है, टूटता है तो हमेशा क्या होती है, एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होगा, जब भी सब्सटेंस, जब भी ग्लूकोज टूटेगा तो एक एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या है यहाँ पे, उस एनर्जी को हम यहाँ पे एटीपी बुलाते हैं। मैं बताता हूँ एटीपी क्या होता है यहाँ पे आपको थोड़ी देर में। और अब याद रखना, जब भी ग्लूकोज, ठीक है, 6 कार्बन ग्लूकोज 3 कार्बन ग्लूकोज में टूटता है ना, तो उस प्रोसेस को हमें क्या बुलाते हैं यहाँ पे, इस प्रोसेस को बुलाते हैं यहाँ पे क्या, ग्लाइकोलिसिस। क्या बुलाते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और ये याद रखना कि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, क्या, पायरुविक एसिड। और आपको एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे, क्या, कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो कहाँ हो रही है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखना यहाँ पे अब हम 3 पाथवे बनाएंगे, किसके, इस पायरुविक एसिड को हम ना और छोटा कर देंगे। याद रखना हमेशा, क्या, कि जब भी ग्लूकोज टूटेगा ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते कि नहीं होते, होते हैं, ठीक है। वो कितने कार्बन में टूटते हैं, 3 कार्बन में। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज से, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड मिलेंगे, थोड़ी मैथ्स लगाओ, मैथ्स लगा के आपको पता लग जाएगा कि इसमें हमें 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, ठीक है। कितने पायरुविक एसिड मिलेंगे, 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, 3 कार्बन के। उसके बाद यहाँ पे उसके 3 पाथवे होते हैं, ठीक है। पहला पाथवे बनाते हैं हम किसका, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, जब ऑक्सीजन नहीं होगी और हम उस पायरुविक एसिड को और तोड़ेंगे, क्या करेंगे, और तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या बनाएगा वो, क्या सब्सटेंस बनाएगा, यहाँ पे देखना, वो सब्सटेंस बनाता है यहाँ पे इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे इथेनॉल क्या है, ये इथेनॉल का मतलब है यहाँ पे दारू। क्या मतलब है, सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको क्या मतलब है इसका। यहाँ पे दारू का, इसका मतलब है दारू, ठीक है। जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, पायरुविक एसिड का, ठीक है,
तो जब भी पायरुविक एसिड टूटेगा ना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एक दारू बनाता है। क्या बनाता है वो? दारू बनाता है और CO2 बनाते हैं और यहाँ पे एनर्जी देता है। और एनर्जी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन का हमें यूज नहीं करा। यहाँ पे क्या नहीं करा? ऑक्सीजन का यूज नहीं करा। तो एनर्जी इसकी 3 ATP या 2 ATP होती है। बेसिकली एटीपी यहाँ पे क्या होता है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी होती है जो हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए यूज होती है। तो मैंने आपको एथेनॉल का सिंपल लैंग्वेज में बताया क्या यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे दारू। याद रखना इसका मतलब यहाँ पे एल्कोहल, ठीक है? क्या मतलब है? एल्कोहल। और यहाँ पे जो हमेशा याद रखना, ठीक है, ये मैं आपको आगे चले चैप्टर में बताऊंगा, जहां पे भी ओल लग जाता है ना लास्ट में, क्या लगता है? OL, ठीक है, उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? एल्कोहल मतलब होता है। यहाँ पे क्या मतलब होता है? एल्कोहल। अब देखो जहाँ पे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो आप थोड़ा खुद सोचो कि ये जो पायरुविक एसिड के बाद, ठीक है, जो पाथवे है वो कहाँ पे होगा? वो उन बैक्टीरियाज में नहीं होगा जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, जिनको हम यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरियाज बुलाते हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये कहाँ पे होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला पाथवे? ये बैक्टीरियाज के अंदर होती है। कहाँ होती है? बैक्टीरियाज के अंदर। अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है? यहाँ पे अल्कोहल बनती है शुगर से, ठीक है? तो वहां पे भी क्या होता है? इधर वहां पे भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं? उधर पायरुविक एसिड को तोड़ते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है? यहाँ पे इथेनॉल बनता है। तो आपको पता लगा होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कहाँ हो रहा है? बैक्टीरियल सेल। अब मुझे बताओ, बैक्टीरियल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता ही है ना? होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वहां पे क्या नहीं है? वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। देन ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे इथेनॉल बनेगा। दूसरा करते हैं हम यहाँ पे क्या, ये भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही है, लेकिन 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 एक ट्विस्ट है छोटा सा। यहाँ पे लिखते तो हम यहाँ पे क्या है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे आप बोलो कि ऑक्सीजन मिलती है, वो नेग्लिजिबल मिलती है, बहुत कम मिलती है। आपको पता होगा जब आप क्या करते हो? यहाँ पे रनिंग करते हो, ठीक है, तो रनिंग के टाइम पे क्या होता है? यहाँ पर रनिंग के टाइम पर आप ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पाते, ठीक है, और सांस नहीं ले पाते, बहुत मुश्किल से सांस ले पाते हो, आपको रुकना पड़ता है उसके लिए। तो उसकी वजह से होता है कि यहाँ पे आपने देखा होगा आपकी जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, उसमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वहां पे हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ, कुछ कम मात्रा में ऑक्सीजन यूज हुई है, इसलिए क्या बन गया? यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है, पायरुविक एसिड में यहाँ पे। और ये कहाँ होता है? मसल सेल के अंदर होता है। कहाँ होता है? मसल सेल के अंदर। इंसानों की मसल सेल के अंदर होता है, ठीक है। अब पायरुविक एसिड यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। पायरुविक एसिड जब बहुत कम यहाँ पे क्या थी? ऑक्सीजन थी मसल सेल के अंदर, तो क्या बनाया उसने? लैक्टिक एसिड फॉर्म करा, जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पर? हमारी मसल्स में, ठीक है, मसल्स के अंदर क्या हुआ? यहाँ पे क्रैम्प्स फॉर्म हो गए। क्या फॉर्म हो गए? क्रैम्प्स फॉर्म हो गए। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और यहाँ पे भी जो एनर्जी है, जो एटीपी है, वो भी 2 या 3 एटीपी, मुश्किल से इतनी एटीपी होती है। अब लास्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो है आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसको लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनाएगा? ये CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे देखो, जो CO2 था ये फॉर्म हो गया, हमने यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा यहाँ पे ग्लूकोज के साथ, ठीक है, और वो टूटा। टूटने के बाद उसने एनर्जी बनाई, एनर्जी बनाने के बाद पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड के साथ वापस से ऑक्सीजन रिएक्ट करा, ठीक है, वापस से वो टूटा। और ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, किसके साथ? पायरुविक एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। CO2 हम वापस से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। वाटर हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है, और एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और जो एनर्जी होती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। कितनी एनर्जी होती है? 36 ATP के अराउंड यहाँ पे क्या होता है? फॉर्म होता है एनर्जी। अब छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं यहाँ पे, जो जो मैंने आपको बताया कि शुगर का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम उसे क्या बुलाते हैं? कौन सी प्रोसेस होती है वो? फर्मेंटेशन। इनको लिख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स के तौर पर हम। फर्स्ट है आपका ब्रेक डाउन ऑफ शुगर बाय yeast to make alcohol in the absence of air। एयर का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं? यहाँ पे एयर का मतलब बता रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन।
in absence of air is called fermentation. सेकेंड पॉइंट है आपका क्या, जब भी एक्यूमुलेशन होता है किसका, लैक्टिक एसिड का, तो हमारी मसल में क्या फॉर्म हो जाते हैं, यहाँ पे क्रैम्प फॉर्म हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. द accumulation of lactic acid causes muscle cramps. थर्ड और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये, आपको मैं बता दूं, आपको ये जो पॉइंट है ये आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप इसको अभी समझ लो कि जो फेरिंग्स होता है ना, ठीक है, मैं बता दूं फेरिंग्स क्या होता है. उसके अंदर एक रिंग लाइक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और वो कार्टिलेज होता है ना, वो क्यों प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ताकि जो हमारी एयर पाइप है, ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारा जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना कर जाए, क्या ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए. जिसका मैं पूरा अच्छे से आपको मतलब बताऊंगा अगले थोड़े टाइम में. अभी थोड़ा सा contains rings of cartilage which ensures that air passage does not collapse. और लास्ट पॉइंट है आपका क्या, यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था क्या, कि प्लांट्स रेस्पिरेशन पूरा दिन करते हैं, ठीक है, पूरे डे करते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ उनका डे टाइम में होता है, और नाइट टाइम पे वो क्या करते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे बात है सन, ठीक है, लाइट, है ना. अगर लाइट ही हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, और रात में लाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो वहाँ पे क्या नहीं होता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता, तो वहाँ पे क्या चलते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन चलता है. अब रेस्पिरेशन क्या हो है यहाँ पे, रेस्पिरेशन में क्या होता है इधर, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं. तो प्लांट्स भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं, रात के टाइम पर करते हैं, याद रखना इस चीज को, जिसको लिख लेते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स occurs all through day. But the photosynthesis process occurs in the daytime in the presence of sunlight. In the presence of sunlight. तो अब आपने कुछ मेन पॉइंट्स भी जान लिए. अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या, कि एक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था यहाँ पे दो टाइप की रेस्पिरेशन है, कौन कौन सी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. और याद रखना क्या, कि जब भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम बुलाते हैं यहाँ पे क्या, एनारोबिक, और जब भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे, क्या, एरोबिक, ठीक है. तो इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको. तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है दो टाइप की होती है. पहला टाइप आपका क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा टाइप आपका क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं ताकि आपको नोट्स में भी आसानी हो और समझने में भी थोड़ा सा आसानी हो. तो अब यहाँ पे देखते हैं एरोबिक में क्या होता है. यहाँ पे हमेशा याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, जो रेस्पिरेशन होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन के, ठीक है. और एनारोबिक में क्या होता है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब है टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
इसका मतलब है टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब याद रखना क्या, कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उस पाथवे को याद करना, क्या पाथवे था उसके अंदर, कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रही थी उसमें, याद करो एक बारी आप, कि सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में गया, साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया था कि नहीं गया था। जो सबसे डिफरेंट था, क्या था डिफरेंट था, कॉमन तो सब में ही था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हमारा एनारोबिक में भी जा रहा था, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी जा रहा था, तीनों में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और मसल सेल भी एक डिफरेंशिएशन था, ठीक है, डिफरेंट था बिल्कुल। और यहाँ पे डिफरेंट क्या था, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी डिफरेंट था, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का प्रेजेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रेजेंस कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो रेस्पिरेशन होती है, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसको लिख लो, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो मैंने आपको बैक्टीरिया वाली बताई थी, वो कहाँ पे हो रही थी, साइटोप्लाज्म के अंदर होती थी। कहाँ होती थी, साइटोप्लाज्म के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर। तो यहाँ पे लिख लो, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे आपका एक थर्ड डिफरेंशिएशन होता जाता है, क्या, कि उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या था। आप थोड़ा सा रिकॉल करो, ठीक है, कि मैंने आपको बताया था क्या, इधर एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया वाले में क्या क्या बना था, शायद बना था उसमें क्या, CO2, वाटर और एनर्जी, ठीक है। तो वही लिख लो यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट इज CO2 एंड H2O। इसमें भी लिख लेते हैं, बैक्टीरिया में क्या बना था, दारू बनी थी और CO2 बना था। और यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बना था, यहाँ पे लैक्टिक एसिड भी बना था कि नहीं बना था। तो यहाँ पे लिख लो, एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। देखो 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको फोर्थ पॉइंट पहले बता रखा है आपको पहले से, कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है, 36 ATP तक निकलती है। और एनारोबिक में मैंने बोला था कितनी, 2 या 3 ही निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, क्या, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें भी लिख लो, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब एक और पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पे, क्या, एग्जाम्पल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एग्जाम्पल। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में। और एनारोबिक कहाँ होती है, मसल्स के अंदर, ठीक है, और बैक्टीरियाज के अंदर। एग्जाम्पल लिख लो, मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें एग्जाम्पल लिख लो, मसल्स हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, ईस्ट हो गया, एंड पैरासिटिक वॉर्म्स लिख लो एक बड़ी, पैरासिटिक वॉर्म एक्सेट्रा। तो ये कुछ 5 डिफरेंशिएशन है किसके, एनारोबिक के और एरोबिक रेस्पिरेशन के, जिनको आपको याद कर लेना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन 5 पॉइंट को लिखते हो तो मेरी गारंटी है आपको, कि आपको अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में भी आया ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर नहीं मिले आपको नंबर, तो आप मेरा नाम बदल देना, आप मेरे चैनल का नाम बदल देना यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने पाथवे जान लिया, रेस्पिरेशन जान लिया। अब हम जानेंगे यहाँ पे क्या, कि जो CO2 और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कौन से पाथवे से टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर जाता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, कि जो हम सांस को लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वो किस पाथवे से जाता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है वो, ठीक है। हम उस गुजरने को, उस पाथवे को जानेंगे यहाँ पर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, हम पढ़ने वाले हैं इधर, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक होता है, ठीक है, सबसे जो पहला पॉइंट है वो है आपको कि उसका डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। और टाइम बचे इसीलिए मैं जो डायग्राम है मैंने पहले से ही बना लिया था। डायग्राम में मत जाना, बहुत मुश्किल से डायग्राम बनाया मुझे, कम से कम कितने मिनट लग गए थे, 4 या 5 मिनट लग गए थे इस डायग्राम को बनाने में। इतना बड़े भी डायग्राम नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो डायग्राम भी हम अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे अच्छे से बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें जो मैंने इंसान बनाया है उस इंसान का नाम है यहाँ पे क्या, अंकल जॉन। इनका नाम है अंकल जॉन। तो अब हम इस अंकल जॉन को समझेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, यहाँ पे सांस को अंदर लिया और वो जो सांस थी, ठीक है, यहाँ पे जो वो ऑक्सीजन थी वो कहाँ कहाँ से गई, ठीक है, उसको जानेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, उसको जानेंगे। तो अब इस डायग्राम को समझते हैं। आपको यहाँ पे समझना है क्या, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको हम यहाँ पे हेयर बुलाते हैं, सबको पता है, सबके आप सोते हैं यहाँ पे हेयर। हेयर के नीचे मैंने यहाँ पे आइज बनाई है, और यहाँ पे हेयर और आइस का कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस ऐसे लिख दिया टाइम पास के लिए। अब समझते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने ना एक पैसेज बनाया है, ठीक है, इसको बुलाते हैं यहाँ पे, कौन सा पैसेज है, यहाँ पे देखो मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है इधर, ठीक है। सबको पता है ये नोज है हमारी, क्या है यहाँ पे नोज है, मैं नोज तो लिखूंगा नहीं, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे नोज। नोज के अंदर मैंने एक लाइन सी बनाई है, ठीक है, 2 लाइनें बनाई हैं। तो ये जो लाइनें हैं ये कुछ पैसेज बना रही है, बना रही है कि नहीं बना रही। तो इस पैसेज को बुलाते हैं हम यहाँ पे क्या, नेसल पैसेज। क्या बुलाते हैं, नेसल पैसेज। माउथ के अंदर भी मैंने एक पैसेज बनाया है जिसको हम बुलाते हैं यहाँ पे क्या, माउथ की कैविटी। क्या बुला रहे हैं हम इसको यहाँ पे, माउथ कैविटी। अब हमेशा याद रखना, मैंने वैसे तो आपको सबको पता ही है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम मुंह से भी ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, ठीक है, नोज से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको याद पता होना चाहिए कि अगर आप नोज से सांस को लेते, नोज से ऑक्सीजन को लेते हो, ठीक है, तो किसी एयर को लेते हो ना, नोज से वो एयर को लेते हो तो वो प्योरीफाई हो जाती है। जितने भी आपके पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो आपके हेयर्स में, जो नोज के अंदर हेयर्स होते हैं वहीं पे अटैच हो जाते हैं, वहीं पे चिपक जाते हैं, और जो फ्रेश एयर है वही जाती है अंदर। तो ये आपकी माउथ कैविटी है ना। अब माउथ कैविटी के नीचे, ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ठीक है, एयर थी, अंदर आई 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 आई, यहाँ पे जैसे ही अंदर आई, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई। जिस पाथवे को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखना मैंने कुछ स्ट्रक्चर सा बनाया है इसको इधर, इसको बुलाते हैं यहाँ पे क्या, ट्रैकिया। क्या बुलाते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकी के ऊपर देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को बुलाते हैं यहाँ पे क्या, फेरिंग्स। सबसे पहले याद रखना फेरिंग्स आता है कहाँ से, जब आप, हमें पता है यहाँ पे ईसोफेगस है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, एयर पाइप है इस साइड को, है ना। सबसे जो पहला पाथवे होगा, सबसे जो पहला यहाँ पे पार्ट आएगा उसको बुलाएंगे यहाँ पे क्या, फेरिंग्स। उसके नीचे आता है हमारा क्या, लैरिंग्स। क्या आता है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स याद रखना हमेशा, जो लैरिंग्स है ना उसके अंदर हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स जो होता है ना उसको बेसिकली हम यहाँ पे एपिग्लोटिस और ग्लोटिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एपिग्लोटिस और ग्लोटिस। और बस आपको इतना याद रखना कि लैरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारी वाइब्रेशन जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, वाइब्रेशन। और जो हमारी टंग है उस वाइब्रेशन को काट के वो लैंग्वेज क्रिएट करता है जिससे हम बातें कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, माउथ कैविटी बनी, ठीक है, माउथ कैविटी के बाद फेरिंग्स आया, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आया, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आया। क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ पे, ट्रैकिया जैसे जगह उसके नीचे क्या होगा, इधर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होंगी। क्या होंगी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और मैंने आपको बताया था जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है उसका एक फंक्शन था कि वो कोलैप्स होने नहीं देती किसको, यहाँ पे वो यहाँ पे कोलैप्स होने नहीं देती किसको, उस एयर पैसेज को, किसको, उस एयर पैसेज को जहां से एयर आ रही है। तो यहां तक अभी आपको समझ आ चुका होगा सब कुछ। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ स्ट्रक्चर सा बनाया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये हमारी बेसिकली कॉलर बोन होती है, मैंने थोड़ी नीचे बना दी है। ये वाली बोन जो इस साइड को बोन होती है ना आपकी, ये बोन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉलर बोन है, जिसको हम क्लेविकल भी बुलाते हैं, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हुई, ठीक है। अब देखना आप यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना आपके यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है, 2 भागों में डिवाइड हो रही है। और वो जो 2 भाग है वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे लंग्स के अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, लंग्स के अंदर।
तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये वाला, ये क्या है यहाँ पे लंग्स, और सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ना उसको बुलाते हैं यहाँ पे क्या, रिब्स। रिब्स यहाँ पे क्या है, बोन्स ही है बेसिकली, जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, लंग्स को। ये वाली, ये क्या है आपकी रिब्स है। अब देखो, अब समझना इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बना था, ट्रैक किया, ट्रैक की बात है, एक रिंग ऑफ कार्टिलेज आई, ठीक है। अब वो जैसे ही अंदर जाएगी, है ना, ठीक है, जैसे ही वो लंग्स के अंदर जाएगी तो वो क्या बन जाएगी यहाँ पे, वो जो पैसेज, वो जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो जो पाथवे है, जब भी जैसे ही वो लंग्स के अंदर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, वो बन जाएगा यहाँ पे ब्रोंकाई। क्या बन जाएगा, ब्रोंकाई। अब देखो ब्रोंकाई भी यहाँ पे आगे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 1 2 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे ही डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे ये डिवाइड हो जाएगा वो बना देगा यहाँ पे क्या, ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे देखो ब्रोंक्यूल्स भी आगे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे ही ये भी डिवाइड हो जाएगा तो वो बनाते हैं यहाँ पे क्या, एल्वोलाई। और जब एल्वोलाई भी डिवाइड हो जाएगी तो उसे बुलाते हैं हम यहाँ पे क्या, एल्वोलर सैक। क्या बुलाते हैं, एल्वोलर सैक। और मैंने आपको डाइजेशन के अंदर, मैंने अभी डायग्राम बनाया नहीं, बना लेता हूँ। मैंने आपको डाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर बताया था जिसका मैंने आपको बोला था कि जो उसका यूज होता है वो आपका रेस्पिरेशन में होगा, मैंने आपको बताया था। अब जरा उस वीडियो को देखना। उस स्ट्रक्चर का नाम था क्या, डायफ्राम। और मैंने उसका यूज क्या बताया था आपको, कि वो जो डायफ्राम है वो आपका रेस्पिरेशन में मदद करता है। जब भी हम सांस को अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं तो आपने देखा होगा हमारे मसल के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो वो सब कुछ कौन करता है, यहाँ पे डायफ्राम करता है। तो ये थे हमारे अंकल जॉन, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया सारे। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एयर थी, वो नोज से अंदर आई, ठीक है। यहाँ पे देखना नोज से अंदर आई वो, ठीक है। जैसे ही अंदर आई वो सबसे पहले कहाँ गई, फेरिंग्स तक पहुंची, ठीक है, क्या, एयर। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स पे आई, लैरिंग्स पे क्या था हमारा, वॉइस बॉक्स। याद रखना इस चीज को, वॉइस बॉक्स था। वॉइस बॉक्स के बाद वो कहाँ चलेगी, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या चलेगी, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज में गई गई गई। यहाँ पे 2 लंग्स थे, ठीक है, वो जो एयर थी दोनों जगह पे क्या होगी, डिवाइड होगी। अब वो जैसे ही वो जो पैसेज था कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स। क्या बन जाएगा, ब्रोंकाई बन जाएगा। वो क्या बना जाएगा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जैसे ही ब्रोंकाई डिवाइड होगा तो उसे क्या बना देंगे यहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल जैसे डिवाइड हो जाएगा उसे क्या बताएंगे यहाँ पे, एल्वोलाई। एल्वोलाई जैसे डिवाइड हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, एल्वोलर सैक। और ये जो डायग्राम है ये वाला, ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है यहाँ पे, एल्वोलाई का। किसका बनाया है, एल्वोलाई का, या फिर एल्वोलाई सैक बोल लो इसको, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो एल्वोलाई है, ठीक है, अगर आप इसको खोलते हो, है ना, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी जाती है, कम से कम मीटरों तक जाती है। कितने मीटर होता है ये, 80 मीटर स्क्वायर तक जाता है, ठीक है। ये पूरा कवर करता है किसको, 80 मीटर स्क्वायर तक की एरिया को, क्या, एल्वोलाई। तो ये जो डायग्राम था ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी आपको समझ आ चुका होगा कि कहाँ कहाँ से हमारी जो ऑक्सीजन है वो जाती है। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो एल्वोलाई तक जाएगी, क्या, यहाँ पे एयर, है ना, तो यहाँ पे एक डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस होती है। क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, जिससे जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ चली जाती है, यहाँ पे टिश्यू के अंदर। टिश्यू में चली जाएगी तो सेल में भी बेसिकली चली जाएगी, है ना, चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एल्वोलाई है, क्या है, एल्वोलाई, यहाँ तक सारी एयर आएगी, है ना, इन सर्कल्स में आएगी एल्वोलाई। एल्वोलर सेक में अंदर जितनी भी एयर है वो आएगी। यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। वो कहाँ चलेगी, कम एयर के पास, कम सब एयर जहाँ पे थी, कहाँ पे, टिश्यू के पास। टिश्यू से वो कहाँ चलेगी, सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या था हमारे पास, यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट था, ठीक है, ग्लूकोज प्रेजेंट था। और यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन आया, ठीक है। अब ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे देख करके टूट गया यहाँ पे क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज जैसे टूटा तो पायरुविक एसिड बना दिया उसने। पायरुविक एसिड बना दिया तो एक एनर्जी भी रिलीज हो गई। फिर वापस से ऑक्सीजन क्या हुआ, पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करा, है ना। 3 पाथवे है हमारे पास। कौन कौन से पाथवे हैं यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या फिर इसको बोलो नेग्लिजिबल ऑफ एयर। एंड थर्ड हमारा प्रेजेंस ऑफ एयर। पहला था हमारा जो क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जो कहाँ प्रेजेंट होता था हमारा, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म से, बैक्टीरिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होता था। जो हमारा क्या बनाता था यहाँ पे, इथेनॉल। याद रखनी चाहिए, इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। सेकंड था हमारा क्या पे, इन एब्सेंस ऑफ एयर, जो हमारा मसल सेल के अंदर होता था, जहाँ पे हमें बहुत कम ऑक्सीजन मिलती थी, जिससे क्या बनता था यहाँ पे, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या बनता है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड बनाता है हमारा यहाँ पे क्या, लैक्टिक एसिड क्या होता है, इधर क्रैम्प्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, किसके अंदर, मसल्स के अंदर। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर,
जिसकी वजह से क्या बनाता है यहाँ पे CO2 H2O और एनर्जी, और जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, कितनी, 36 ATP। तो अभी आपको समझ आ चुका होगा पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये था हमारा क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या नोट्स लिख लेते हैं और इस चैप्टर को मतलब इस करते हैं, वाइंड अप करते हैं पूरा का पूरा। यहाँ पे लिखते हैं हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन serves to provide fresh oxygen to all body cells and remove हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस होती है यहाँ पे ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज टूटता था किसके अंदर, प्रीसेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, हार्मफुल CO2 फ्रॉम द बॉडी। अब जरा एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं कि किस किस से बनता है। वैसे तो मैंने डायग्राम में बता दिया है आपको। इट कंप्राइजेस nostril, nasal cavity, pharynx, लैरिंग्स। और ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बताए, जितने भी पार्ट बताए हैं ना, वो लाइन टू लाइन है। यहाँ पे क्या है, लाइन टू लाइन। तो आप इनको ऐसे ही याद करना कि सबसे पहले नोस्ट्रिल आता है, फिर नेसल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंक्यूल्स में आगे जाके, जब वो और ब्रांचेस फॉर्म करता है तो ब्रोंक्यूल। उसके बाद एल्वलाई आता है, एल्वुलर सैक आता है, फिर आता है हमारा ब्लड कैपिलरीज। एंड लंग्स। यहाँ पे वैसे समझ लो कि एल्वलाई से जितना भी ऑक्सीजन होता है ना, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड क्या है यहाँ पे, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन पहले से ट्रांसपोर्ट करता है वो हर बॉडी पार्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे आपको पाथवे तो पता लग गया होगा किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है यहाँ पे क्या, कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ से कहाँ गया, नेजल कैविटी में गया, फिर नेजल कैविटी से कहाँ गया हमारे, हमारा फेरिंग्स पे, फिर लैरिंग्स पे, फिर ट्रैकिया पे, फिर ब्रोंकाई। ऐसे याद करना है। जब आप यहाँ पे क्या करोगे कि CO2 को बाहर निकालोगे तो इसको उल्टा कर दोगे। उल्टा कैसे करोगे, यहाँ पे एल्वलाई, सबसे पहले CO2 एल्वलाई में था, फिर ब्रोंक्योस में गया, फिर ब्रोंकाई में गया, फिर ट्रैकिया में गया, फिर लैरिंग्स में गया, फिर फेरिंग्स में गया, फिर नेजल कैविटी से बाहर आ गया, है ना। अब जैसे ही बाहर आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्सपिरेशन। और जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो हम क्या बुलाते हैं यहाँ पे, इंस्पिरेशन। तो अब यहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली बात है, वही बोलूंगा मैं यहाँ पे। पहला तो आपका यहाँ पे याद रखना, आपको ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको बुलाते हैं हम यहाँ पे क्या, हीमोग्लोबिन, जो हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है यहाँ पे, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के टिश्यू के अंदर। हमें पता है कि RBC के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को अटैच कर लेता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको। तो इसको लिख लेते हैं, इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन मैं बचपन में हीमोग्लोबिन को ना हीमोग्लोबिन लिख देता था। फिर बड़ा हुआ, फिर समझ आया अच्छा वो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता।
कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम lungs to different tissue of the body. अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। मैंने आपको ह्यूमंस का तो बता दिया था। पहला देखते हैं यहाँ पे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स में कैसे होती है रेस्पिरेशन। अब यूनिसेलुलर एनिमल जितने भी होते हैं ना उसमें रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि जो एयर है ठीक है वो ब्लड कैपिलरीज में जाती है, कहाँ से, एल्वोलर सैक से, है ना, तो वहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट होता है कि नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पे जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वो डिफ्यूजन को स्टार्ट करते हैं। चलो आपको एक क्वेश्चन है छोटा सा कि आप मुझे बताओ अगर ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है आपकी पूरी बॉडी में ही हो, ठीक है, आपको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या यहाँ पे कि आपके नोज में भी डिफ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पे जो पैसेज है आपका किसका, एयर का, है ना, कि जो ब्लड है आपका, जैसे आपको पता है कि जो ब्लड है यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, अगर वो ना हो, डिफ्यूजन ही हो, तो फिर एक ब्लड को मतलब एक ऑक्सीजन को हमारे पैर से लेके ठीक है मुंह तक आने में कितना टाइम लगेगा। इसका आंसर है पूरे के पूरे 3 साल लग जाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 साल लग जाएंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। आपको अगर आपको इस एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आपको मैं बता दूं, पेज नंबर 105 में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक एल्वुलर के सर्फेस के बारे में कि जो उसका सर्फेस है 80 मीटर स्क्वायर है, और दूसरा आपका क्या, अगर डिफ्यूजन होगा आपका कहाँ पे, पूरी बॉडी में, तो आपको पूरे के पूरे 3 साल लग जाएंगे किसका, उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, इनको पढ़ लेना एक बार आप। तो जैसे कि हम कहाँ थे, यहाँ पे हम बता रहे थे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। इधर यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो हमारा रेस्पिरेशन है वो किससे होता है, डिफ्यूजन से। सेकेंड है आपका अर्थवॉर्म में कैसे होता है। याद रखना कि अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन स्किन से करती है। किससे करती है, स्किन से। ब्रीथ थ्रू द स्किन। ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। थर्ड है आपको कि एक्वेटिक एनिमल्स कैसे करते हैं रेस्पिरेशन, खुद को पता है क्या कि एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, जिसकी वजह से वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। जो आपका H2O में जो O होता है ना, वहां से आप क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं। गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फोर्थ है आपको कि इंसेक्ट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो मैं बता दूं कि इंसेक्ट के अंदर ना एक टाइनी होस्ट का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पिरेकल्स बुलाते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11 के अंदर, अभी नहीं आप इसको पढ़ोगे, बायो के अंदर पढ़ोगे क्लास 11 में। अभी से आपको उसको इतना याद रखना है क्या कि टाइनी होस्ट प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, जहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है इनका, जिसको हम बुलाते हैं यहाँ पे क्या, स्पिरेकल्स, टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरेकल्स। फिफ्थ है आपका कि लैंड एनिमल, जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं वो कैसे करते हैं। सबको पता है कि जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट पढ़ाया रेस्पिरेशन में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, तो उसके अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था क्या, लंग्स। तो ये जो रेस्पिरेशन है वो किससे करते हैं, यहाँ पे लंग्स के थ्रू करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपने इस लेक्चर में पढ़ा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का पार्ट। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम यहाँ पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर होके आना। जितने भी मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे 3 पार्ट बनाए हैं किसके, लाइफ प्रोसेस के, इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लेना।
और इसके जितने भी नोट्स हैं और असाइनमेंट्स हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीपी जितने भी डीपीपी हैं, अगर आपको वो सब कुछ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन हो रखा होगा मेरे व्हाट्सअप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, देन आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी आराम से मिल जाएगी, जितने भी पीडीएफ मैं आपको उसके अंदर फ्री में देता रहता हूँ। देन आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एक्सप्लेन अग्निहोत्री चैनल को। थैंक यू।